जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएल एकेडमी। मैं सुमित दादीच आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएल एकेडमी में। आज हम 2024 के बेंच की बात करेंगे। जो 2024 के अंदर 2024 के अंदर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनकी बात करेंगे। हम आपके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट यानी कि SST सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान के अंदर कौन कौन सी बातें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। हमें 2024 के अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर 90++ लाने हैं तो लाने ही हैं, उसके अंदर कोई दो राह नहीं है। आपको पूरी साल एसएल एकेडमी के साथ जुड़ी हुए रहना है। हालांकि हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया है, हमें नया बेंच शुरू थोड़ा बाद में करना चाहिए था, पर हमारा जो टारगेट है उस टारगेट के अनुसार हमें थोड़ा जल्दी करना ही होगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपके एसएसटी के फर्स्ट टॉपिक से, यानी बेसिक बोल लो उसको एसएसटी का। हालांकि कोई करवाता नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पहला प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपको एसएसटी का बेसिक मिलेगा। और एसएसटी का बेसिक मतलब संपूर्ण यथार्थ पृथ्वी का ज्ञान। हालांकि ये सब्जेक्ट है जो आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर आता है, और आर्ट्स को ज्यादातर लोग कमजोर सब्जेक्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं? उनकी मानसिकता ये रहती है जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनको परसेंटेज फ्री के मिलते हैं। आप में से भी बहुत सारे होंगे जिनका 2024 के बाद का गोल रहेगा कि हम आर्ट्स लें। हम आर्ट्स लेने के बाद IAS, UPSC, PCS इनकी तैयारी करें, और इनकी तैयारी करने के लिए आर्ट्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। और ये भारत सरकार की सबसे उन्नत सरकारी नौकरियों में से एक गिनी जाती है, जिसका नाम है UPSC, सिविल सर्विस, सिविल सेवा। यानी आप अपने जिले के अधिकारी बनोगे, और उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? भूगोल, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स आपको भारत की पढ़नी ही होगी। आपके अगले क्षेत्र के क्लास 10th के अंदर जो SST है, जो सामाजिक विज्ञान है, उसके 4 खंड हैं, और चारों ही खंड 20-20 नंबर के आएंगे। चारों ही खंड कितने नंबर के आएंगे? 20-20 नंबर के चारों खंड आएंगे। चारों खंड में से पहला खंड क्या है? ज्योग्राफी, जिसको क्या बोला जाता है? भूगोल बोला जाता है। दूसरा खंड कौन सा है? इतिहास, जिसको क्या बोला जाता है? हिस्ट्री बोला जाता है। तीसरा खंड कौन सा है? राजनीति, जिसको क्या बोला जाता है? पॉलिटी बोला जाता है। और चौथा खंड है आपके अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, आपके बेसिक से आज शुरुआत करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले हम इनकी परिभाषाओं से प्रारंभ करेंगे। परिभाषा करने के बाद हम इनके जो जनक है उनके नामों को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। फिर धीरे धीरे आपके सबसे पहले भूगोल की बुक है जो करवाई जाएगी, उसके बाद में आपके हिस्ट्री की बुक करवाई जाएगी, उसके बाद में आपके राजनीति की बुक करवाई जाएगी, और सबसे अंत में आपके अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बुक करवाई जाएगी, क्योंकि ये सबसे सरल है। हालांकि विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा जोर या तो भूगोल के अंदर आता है या इतिहास के अंदर आता है। राजनीति भी थोड़ी सरल है, क्योंकि उसके अंदर हमें सरल भाषा का जो है उपयोग किया गया है। पर इतिहास और भूगोल ये दोनों के अंदर हमें तारीखें तो हालांकि हमें राजनीति में भी याद रखनी पड़ती है, पर इन दोनों के अंदर ज्यादा तारीखें आती हैं। तो इसी के साथ एक नए आगाज के साथ हम लोग शुरू करेंगे आपका छोटा सा एक टॉपिक SST। बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा आसान तरीके से हमें पढ़ना है। किसी प्रकार का कोई लोड अपने मस्तिष्क के अंदर नहीं रखना है। अर्धवार्षिक से पहले आपका कोर्स आपके मुट्ठियों में होगा, और आप इस कोर्स को खत्म करके 2 बार रिविजन करके सबसे आगे होंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बहुत अच्छी तैयारी करनी है, और बहुत अच्छी तैयारी के साथ हमें चलते हुए SST का कोर्स अगले 2024 के बेंच के लिए खत्म करना है। तो देखिए, अभी हमने अध्ययन किया कि हमें SST के अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़नी है। पहली आपको हिस्ट्री पढ़नी है, दूसरी आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, तीसरी आपको अर्थशास्त्र पढ़नी है, और चौथी आपको राजनीति विज्ञान पढ़नी है। और ये पढ़नी ही है। कोरोना अब वापस नहीं आएगा, कोरोना जा चुका है हमेशा हमेशा के लिए। जो मानते हैं 1 साल 2020 का जो बेंच था वो कोरोना के अंदर पास हो गया था, पर अब कोरोना नहीं आएगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जो इस ताक में है कि कोरोना क्या पता मसीहा बनकर वापस आ जाए, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप 2024 के बेंच के अंदर अगर आपने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की तो कोरोना का तो पता नहीं, पर पिताजी के जूते जरूर आपके खाते में आएंगे, और वो भी 1 नहीं आएगा, वो भी 10 आएंगे। ठीक है, तो आपको 2024 के अंदर मेहनत अच्छी से करनी है। आपके साथ हम खड़े हैं। और मेरी ये याद रखना आप
60% वाला भी पढ़ता है, 95% वाला भी पढ़ता है, ठीक है ना। 60% वाला हाँ थोड़ा लेट चालू होता है पढ़ना, इसलिए उसके 60% ही बनते हैं। 95% वाला थोड़ा जल्दी चालू हो जाता है साल के शुरुआत में, तो उसको इन जो अभी जो परीक्षा के दिन चल रहे हैं ना, आप सभी को पता है ना, अभी परीक्षा चल रही है 10th क्लास की, 12th क्लास की, उनको जरा जाकर पूछो अभी आपके सर के ऊपर कितने कांटों का ताज पहना हुआ है आपने। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की तो अब आपसे क्या होगा। याद रखना, कोई टीचर आपको घोल के नहीं पिलाएगा, आपको पढ़ना अपने आप पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा रेगुलरिटी, रूटीन रखना पड़ेगा। हमेशा ऑनलाइन क्लास लेनी है, हमेशा आपको, अगर आप ऑफलाइन बेंच से जुड़े हुए तो हमेशा आपको ऑफलाइन बेंच पर भी आना है। और अगर आप स्कूल जा रहे हो तो रेगुलरिटी स्कूल की भी रखनी है। आपको बताने वाले हम हैं, हम आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करवाएंगे हर दिन का, कि आपको किस तरह इस महीने में पढ़ना है, किस तरह अगले महीने में पढ़ना है। अभी आप बस अपना बेसिक क्लियर करते हुए चलो, और बेसिक जैसे ही आपका क्लियर होगा, आपके आगे की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपके जो 12th क्लास के अंदर है वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके सामाजिक के अंदर। देखो, पहला आपको वादा करना पड़ेगा मुझसे कि आप प्रतिदिन 2 घंटे सामाजिक पढ़ोगे। दूसरा वादा ये कि आप प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास लोगे। तीसरा वादा आपका ये होना चाहिए कि पहले मैं यहाँ पर लिखाऊंगा पूरा बोर्ड, फिर आपको बोर्ड उतारना है, ठीक है। अभी तो ऐसे लिखा रखा है, फिर ऐसे नहीं लिखाऊंगा, फिर चलती क्लास के अंदर लिखाऊंगा। आपको पहले नहीं उतारना, पहले उस लाइन को समझना है। पूरा बोर्ड जब भर जाए उसके बाद में उतारना है। SLA की जो संस्था है वो अपने नियमों पर चलती है। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो आप SLA के अंदर पढ़ भी नहीं सकते। और SLA सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाता है, ये बात भी है, क्योंकि वो बच्चे टॉपर्स जो होते हैं वो नियमों का पालन करना जानते हैं। 1 साल के बाद खाली 10th क्लास के लिए बिल्कुल खत्म। 1 साल 365 दिन 365 डेज, और साल भी नहीं लगता पूरा, 11-10 महीने की बात है, 10-11-11-10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने नियम बनाकर चलने हैं। आज इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो लास्ट तक जरूर होगा आपका कोर्स। आई एम श्योर, वेरी श्योर, आपका कोर्स बहुत अच्छी तरीके से अर्धवार्षिक तक आपके हाथ में होगा और आप सारी चीजें रटे हुए रखोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके भूगोल। भूगोल का मैं आपको छोटा सा एक चीज समझा देता हूं। देखो, यहां पर भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। किंतु अगर हम इसको 2 भागों में बांटे तो एक हो जाता है अपने जियो, एक हो जाता है अपने ग्राफोस। एक क्या हो जाता अपने जियो, GIO, वो जियो JIO, जियो वाला नहीं, GEO, जियो। जियो यानी होता है पृथ्वी। जियो यानी क्या होता है? पृथ्वी, अर्थ। और ग्राफोस, ग्राफोस का मतलब क्या होता है? ग्राफोस का मतलब होता है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का वर्णन करना। और इन दोनों को अगर हम लोग सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया? अपने अपने कॉपी के अंदर आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालोगे ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान की हेडिंग डालनी है, फिर हेडिंग डालनी है आपको। इस क्लास की कॉपी अलग ही रखनी है एकदम। 300-350 पेपर्स की कॉपी लेके आ जाओ, उसको अलग कर दो आज ही से। भूगोल सबसे पहले नाम लिखना है आपको उसके अंदर। उसके बाद में आपको प्रारंभ करना है ज्योग्राफी से। क्या लिखोगे? सबसे पहले भूगोल, भूगोल के बराबर में करके क्या लिखोगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर पहले जियो लिखोगे, फिर उसके बाद में ग्राफोस लिखोगे। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना, किसी भी चीज का वर्णन करना। दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? उसके बाद में आपको लाइन ये लिखनी है, पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी के जो जनक थे वो थे एरेटोस्थेनीज। कौन थे? एरेटोस्थेनीज। ये भूगोल के, ज्योग्राफी के जनक थे आपके। और ज्योग्राफी को कितने भागों में बांटा जाता है भैया? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा होता है और दूसरा भाग कौन सा होता है? पहला भाग मानव भूगोल। मानव भूगोल का मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूं। मानव भूगोल वो होती है जो मानव के लिए काम में आती है, यानी मानव के जो भी नियम बने हुए होते हैं, चाहे वो सामाजिक नियम हो, चाहे वो आर्थिक नियम हो, चाहे वो राजनीतिक नियम हो, चाहे वो सांस्कृतिक नियम हो, वो सारे नियम मानव भूगोल के अंदर आते हैं। और मानव भूगोल के जो रचयिता थे, मानव भूगोल के जो जनक थे, वो थे आपके फ्रेडरिक रेडजेल। कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेल। ये बात भी अगर आप याद रख सको तो लिख लेना, ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। उसके बाद में देखो, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल किसको कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी।
ठीक है, भौतिक भूगोल। अब इसके जो जनक थे वो कौन थे? पोसिडोनियस। पोसिडोनियस इसके क्या थे? जनक थे। क्या नाम था उनका? पोसिडोनियस। और मानव भूगोल का फ्रेडरिक रेटजेल। अब देखिए, आपको भारतीय भूगोल के जनक का नाम भी याद रखना पड़ेगा। भारत की जो भूगोल है उसके जनक का नाम क्या था? तो भारत की भूगोल के जनक का नाम था जेम्स रेनेल। क्या नाम था उनका? जेम्स रेनेल। ये छोटी सी चीज आपको भूगोल के अंदर याद रखनी है। ये आपके भूगोल का बेसिक हो गया है। अब भूगोल का बेसिक आपके क्लियर है। याद रखना, कोई नहीं आएगा आपके साथ में, हम खड़े हैं, आप खड़े हो। आपको खाली पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है पूरे साल, पूरे ईयर, खाली 10 महीने। 11th फिर मजे करने हैं आपको, 12th में वापस पढ़ाई करनी है आपको। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो परसेंटेज भी कैसे बनेंगे? अच्छे बनेंगे। और अच्छे परसेंटेज बने तो आप अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, अपने गुरुजनों का, हमारा सबका नाम रोशन करोगे। और इसी के साथ आप पहले को उतारो, फिर हम चलते हैं इतिहास के अंदर। वीडियो पॉज करके उतार देना इतिहास वालों। अब देखो इतिहास, इतिहास क्या चीज होती है? पौराणिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। किसी भी जो पुरानी घटना है, कोई भी पुरानी घटना है, जैसे पुराना मतलब जो बीत चुका है उसी को पुराना बोलेंगे। अब पौराणिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक किसी भी घटना का वर्णन करना। यानी मैं शुरुआत लिख दूं यहां पर बिगिनिंग, ठीक है, और अंत यानी ये लो, आपके जो मैथ वाले टीचर आते हैं वो इसको क्या बोलते हैं? अरे कैसे बनाते हैं यार वो, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके कुछ इंफिनिटी का साइन बनाते हैं, हम यहां पर अनंत लिख देते हैं। ठीक है, अंततः या अनंत। अब देखिए, आपको ज्योग्राफी के अंदर पता चल गया क्या चीज है ज्योग्राफी, किसने बनाई, किसने क्या की। अब आप देखिए यहां पर इतिहास। इतिहास का अर्थ क्या होता है? पौराणिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। पौराणिक जो घटनाएं होती है उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। याद रखना, सामाजिक को सुबह सवेरे पढ़ना है। सुबह सवेरे लेकर बंधु भगवान का नाम फिर स्टार्ट करना सामाजिक को, वरना सामाजिक कभी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? तो एक छोटी सी लाइन के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको, समझना। सामाजिक है बेवफा सनम। सामाजिक क्या है? बेवफा सनम। रात को पढ़ी सुबह खत्म, इसलिए सामाजिक को सुबह पढ़ना चाहिए। अब देखो इतिहास की बात करते हैं हम। इतिहास यानी क्या होता है? पौराणिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। कोई भी पुरानी घटना है उसका शुरुआत से लेकर अंत तक अध्ययन। अभी हमने कल कुछ किया, वो हमारा क्या हो गया? इतिहास हो गया, क्योंकि वो पुरानी बात थी। हमने कल कुछ किया, अब हम आगे आज प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान है, आगने वाला भविष्य होगा। ठीक है, अब देखो प्रागैतिहासिक इतिहास, आद्यैतिहासिक इतिहास और इतिहास। 3 प्रकार के ऐतिहासिक काल या इतिहास, 3 प्रकार के अपने इतिहासों में बांटा गया है इतिहास को, हिस्ट्री को। पहला कौन सी हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री। दूसरी कौन सी हिस्ट्री? प्रोटो हिस्ट्री। तीसरी कौन सी हिस्ट्री? खाली नॉर्मल अपने जो हिस्ट्री थी। अब प्री हिस्ट्री कौन सी थी? इसको हम बोल सकते हैं पाषाण काल। पाषाण काल यानी जब मानव था जो गुफाओं के अंदर रहता था, मानव के पास भाषा नहीं थी, मानव के पास ज्ञान नहीं था, मानव एक बुद्धिजीवी नहीं था, तब की बात कर रहा हूं। ये थी प्री हिस्ट्री आपकी। ये कब की हिस्ट्री थी? प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री आई, जैसे अपने हड़प्पा सभ्यता। कभी मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी है? तो उस फिल्म के अंदर जो सभ्यता बताई गई है वो सभ्यता कब की है? आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री की सभ्यता है वो। और उसके बाद में ऐतिहासिक काल आता है जिसको हिस्ट्री बोला जाता है, जो कि हमारे राजा महाराजाओं का काल था। ठीक है, उसको कौन सा बोला जाता है? हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल या हिस्ट्री बोला जाता है। अब देखेंगे यहां पर जरा गौर फरमाएंगे आप। प्री हिस्ट्री जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। आपको याद क्या रखना है? पहला काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल। दूसरा काल कौन सा था? मध्य पाषाण काल। तीसरा काल कौन सा था? नवपाषाण काल। ठीक है, इन तीनों में प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री को बांटा गया है। अब ये आपके ज्योग्राफी के यानी भूगोल की और इतिहास का बेसिक कंप्लीट है। अब हम लोग
देखेंगे राजनीति विज्ञान का और अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का छोटा सा एक टॉपिक, और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। पर याद रखना मेरी एक बात, पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। मैं हर क्लास में कहता हूं पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। एक आपको CW करना पड़ेगा, एक आपको HW करना पड़ेगा। अगर आपने किसी टॉपिक को 5 बार लिख दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर आपने किसी टॉपिक को 5 बार लिख दिया तो वो टॉपिक आपके कंठस्थ हो जाता है, यानी उस टॉपिक में फिर आपके पीछे कुछ नहीं बचता है। अभी आप जैसे बोर्ड एग्जाम वाले हैं, उनसे अगर आप बात करते हो ना, तो उनके बहुत चीजें हैं जो ऐसी है जो नहीं हुई है अभी तक, और अभी तक नहीं हुई है तो उनके ऊपर प्रेशर भी है। अपना बहुत सरल होगा, अपना बहुत सीधा होगा, हम बहुत मेहनत करेंगे, हम बहुत लगन से काम करेंगे, तो हमारे जाकर 90+ का एम है जो पूरा होगा। अब कसम उठा ही ली है आपने SLA के साथ, तो उसको पूरा भी कीजिए। 10 महीनों की बात है, 10 महीने गायब हो जाइए, किसी को मत दिखिए, तब जाकर आपके ये परसेंटेज बनेंगे। और अगर ये परसेंटेज नहीं बने, कौन से 95, तो रिश्तेदार मार देंगे। तो रिश्तेदार क्या करेंगे, आपको पूछेंगे क्या कितने बने, आप बोलोगे सर 60% बनेंगे। एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक आप बोलोगे कितने बने, आप बोलो 95% बनेंगे। आपके अंदर जो जुबान के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग ही लेवल का होगा कि 95% बने, वरना 60% वाले तो आजकल बहुत है। 60% वाले आजकल क्या है, बहुत है। अपन को रटना नहीं है, याद रख लेना। जो आज एजुकेशन लेवल का हाल है वो अपन को नहीं करना है। SLA की शुरुआत जब हम लोगों ने की थी, तब हमने ये नहीं सोचा था कि हम बच्चों को कोई भी चीज है जो रटवा देंगे, उनको परफेक्ट कर देंगे। नहीं, हमें बच्चों का जो मार्गदर्शन करना है वो रटवा के नहीं करना है, हमें उनको समझा के करना है। जो रियलिटी में जब भारत के अंदर एजुकेशन लेवल की शुरुआत हुई थी, जो एजुकेशन लेवल भारत के अंदर था, जो गुरुकुल पहले भारत के अंदर थी, उसी गुरुकुल के हिसाब से हम SLA को चलाएंगे। और यकीन मानिए मेरे साथियों, हम बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। इसी के साथ आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन, आपको मंथली आपका टाइम टेबल दिया जाएगा ऑनलाइन, आपको मंथली और वीकली दोनों तरीके से आपके पेरेंट्स के पास खबरें भी पहुंचाई जाएगी कि आप क्या क्या कांड कर रहे हो ऑनलाइन क्लास के अंदर, है ना। तो आपको अपने तरीके से पढ़ना है, और अगर हमारे साथ जुड़े हो तो आपको तैयारी तो बहुत अच्छी करनी ही पड़ेगी। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने सपनों के बीच में किसी को मत आने दीजिएगा, क्योंकि अभी आप टीनेजर हो। टीनेजर का मतलब समझते हो ना, टीनेजर का मतलब सब समझते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा ऑनलाइन के माध्यम से। पर अगर आपने इस साल को बर्बाद कर दिया तो ये साल वापस नहीं आएगा। लोग बहुत आते हैं, और कोई अगर ऐसा बोले ना कि हाँ भाई मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, तो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। ये शब्द उसको बोलकर और आपको अपनी तैयारी को प्रारंभ करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आगे देखिए। अब देखिए, इतनी देर हमने बात की भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में। भूगोल क्या चीज थी, इतिहास क्या चीज थी, और बाकी सारी चीजों के बारे में। अर्थशास्त्र और राजनीति का इतना कोई बेसिक होता नहीं है। जैसे हम उनकी किताबों को प्रारंभ करेंगे वैसे वैसे हम उनके बेसिक को भी प्रारंभ कर देंगे। आप ज्यादा टेंशन ना लें, आपकी टेंशन हमारी टेंशन है। हम आपसे ज्यादा टेंशन ले रहे हैं कि आपका कोर्स अर्धवार्षिक से पहले होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा आपकी किताब के बारे में अध्ययन करेंगे कि आपकी किताब के अंदर जो ज्योग्राफी की किताब है उसके अंदर है क्या क्या। क्योंकि रणभूमि में अगर उतरना है तो अस्त्र शस्त्र और दुश्मन तीनों को देखना जरूरी होता है। तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र तो क्या है, अपने पेन है, कॉपी है, और दुश्मन ये 7 पार्ट है। क्या है ये जो सातों के सातों आपके चैप्टर है, ये आपके क्या है, ENEMY, एनिमी यानी कि शत्रु हैं। क्या है भैया, शत्रु हैं। याद रखिएगा, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ SST का तो क्या है, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम सोच लेंगे, हम वहां पर फेंक देंगे, लिखाएंगे। 8th तक का मामला यही था भैया, 8th तक का मामला फेंकने वाला ही था। आपके 10th के अंदर SST आपको फेंक देगी, वो भी रिजल्ट से बाहर, वो भी धक्के मार के, ठीक है, बेइज्जती के साथ, विद बेइज्जती। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको फेंकना नहीं है, वहां पर आपको जो चीजें लिखवा रहा हूं वो लिख के आनी है। अब आपके दुश्मन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
इस फर्स्ट फिल्म में आपके दुश्मन कितने हैं? 7 दुश्मन है। आपकी टोटल फिल्में कितनी आएगी? 4 पार्टों में आपकी फिल्में आएंगी। पहली फिल्म में कितने दुश्मन हैं? 7 दुश्मन है। अब इस 7 दुश्मनों से कैसे आपको सामना करना है वो हम यहाँ पर बताएंगे। पहला दुश्मन संसाधन एवं विकास। ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर आपको संसाधनों के बारे में बताया जाएगा, उनके विकास के बारे में बताया जाएगा, मृदा कैसी होती है उनके बारे में बताया जाएगा, अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण, इसके अंदर आपको थोड़े राज्यों के नाम याद करने पड़ेंगे, थोड़े जीवों के नाम याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से जीव थे जिनका संरक्षण हमें करना चाहिए था, कौन कौन से जीवों का संरक्षण हमें करना अत्यधिक आवश्यक हो गया था, कौन से जीव समाप्त हो गए थे, इन सारी। इसके बाद में देखो, वन्य जीव और जीवों का संरक्षण तो हमें करना ही होगा। और उसके बाद में जल संसाधन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जल संसाधन, जल का संसाधन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, जल का क्या कर सकते हैं हम लोग, बचाव हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। ये तो अभी जो बच्चे हैं ना, नए नए आए हैं, वो सोच रहे हैं कि जल संसाधन 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जल को बचाना चाहिए, नदियां बनाओ, बांध बनाओ, तालाब बनाओ। ये वो नहीं है, इसके अंदर और भी चीजें पढ़नी होगी हमें। कृषि, कृषि किस प्रकार की जाती है, हमारे भारत की प्राथमिकता, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कौन कौन ऐसे बच्चे जो सोचते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, जरा कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको असलियत बताता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं रहा बेटा, भारत अब इंजीनियर प्रधान हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो उभरते हुए सितारे हैं, क्योंकि भारत की लगभग जो 70% से 80% स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे अब क्या ले रहे हैं, साइंस, मैथ, साइंस, बायो, ये ले रहे हैं। तो भारत अब कृषि प्रधान तो रहा नहीं है, अब भारत क्या हो गया, इंजीनियर प्रधान हो गया, क्योंकि अब इंजीनियरिंग ज्यादा होने लगी भारत के अंदर। हालांकि अब उसका भी प्रभाव कम है, आजकल डॉक्टरी पर सारे लोग ज्यादा फोकस करते हैं, तो उसका प्रधान हो गया है। अब भारत कृषि प्रधान नहीं रहा है, क्योंकि कृषि है जो भारत के अंदर अब अलाभकारी सी हो गई है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे आपके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में। हमारे भारत के अंदर कौन कौन से ऊर्जा संसाधन है, कौन कौन से हमारे भारत के अंदर खनिज पाए जाते हैं, फिर चाहे वो लोहा, अयस्क हो, मैग्नीज हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो बॉक्साइड हो, चाहे वो बासाडर हो, चाहे वो कोई सा भी ऐसा तत्व हो जिसका हम लोग अध्ययन यहाँ पर करते हैं। उसके बाद में हम लोग विनिर्माण उद्योग के बारे में बात करेंगे। भारत के अंदर सूती वस्त्र कहाँ पर है, भारत के अंदर चीनी वगैरह कहां पर है, उसके बारे में हम लोग यहां पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले याद रखना विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। विनिर्माण का अर्थ होता है हाथों अथवा मशीनों से विनिर्माण। कुछ बच्चे यहां पर जो पढ़ के नहीं जाएंगे वो एग्जाम हॉल में क्या लिख के आएंगे, विनिर्माण अर्थात वापस किसी चीज का निर्माण करना, गलत होगा। विनिर्माण अर्थात होता है हाथों अथवा मशीनों से किसी वस्तु का निर्माण करना। उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय अथवा अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत की जो इकोनॉमी है, वो किस प्रकार की है, वो भी इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये आपके 7 दुश्मन हो गए। अब आपको इनको एक एक करके सल्टाना है, मतलब कह सकते हैं इनको खत्म करना है ना। तो हम लोग एक एक करके खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत जल्द हम इन सभी चीजों को खत्म कर देंगे। और याद मेरी एक ही बात रखना, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, हर एक वीडियो में याद दिलाऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको आपके रिश्तेदारों का मुंह बंद करना है। तो मुंह बंद ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि आप अगर पढ़ने बैठोगे तो आपके मित्र आएंगे तो मित्र मंडली से एक ही बात आगे आएगी कि आपको क्या करना है, पढ़ना नहीं है, आपको खेलना है। तो आपको खेलना नहीं है, आपको पढ़ना है, ये मेरी बात है, आपको याद रखनी है। अब देखो एक बात और याद रख लेना अपनी, जो हम 2-3 दिनों के अंदर ही वीडियो बनाएंगे एक नया, उस वीडियो के अंदर आपको वापस आगाह करेंगे उस चीज़ के बारे में कि बोर्ड एग्जाम में नंबर स्मार्टनेस के मिलते हैं, नंबर रटे रटाए नहीं मिलते हैं। ये बात मैं इस बार भी आपको बोल रहा हूँ, पीछे कुछ मिनटों पहले भी मैं यही बात दोहरा रहा था आपके सामने। स्मार्टनेस के नंबर मिलेंगे। देखिए तैयारी हर कोई करता है। अहमद शाह अब्दाली नाम सुना, इतिहास के अंदर एक बहुत शक्तिशाली शासक था, बहुत शक्तिशाली शासक था। आपने एक नाम अकबर भी सुना। एक ऐसा राजा भी था जो 22 भाषाएं लिखनी तथा 24 भाषाएं बोलनी जानता था। ठीक है, उसको 22 भाषाएं लिखनी आती है। हम आपके हिस्ट्री के अंदर अध्ययन करेंगे, अभी मैं उसका नाम आपके सामने रिवील नहीं करूंगा, आपको इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूं। 22 भाषाएं बोलनी, 24 भाषाएं लिखनी आती थी उसको, और उसके पिता के द्वारा बनाया गया साम्राज्य उसको सौंपा गया था। पर क्या हुआ, कुछ ही वर्षों के अंदर उसने सारा साम्राज्य खो दिया, अपनी जान से हाथ धो बैठा। वही अकबर, जिस
अंगूठा छाप था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अंगूठा छाप था, पर उसने भारत के एक छोटे से जिले, भारत के एक छोटे से स्थान से प्रारंभ किया और पूरे संपूर्ण अखंड भारत का शासक बना, मुगल साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि नंबर स्मार्टनेस से नहीं मिलते हैं, यानी क्या होगा, नंबर बने बनाए नहीं होते हैं। आप कितना भी पढ़ लो, आपके नंबर पढ़ाई से नहीं आएंगे, आपके नंबर सदैव आपकी स्मार्टनेस से आएंगे, आपके परिणाम से आएंगे, आपके परिश्रम से आएंगे, आपने क्या चीज समझी उसके आएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन ये हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल से आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग आपके चैप्टर वाइज सारों का ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। अब आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर साइड के अंदर टेलीग्राम चैनल है SLA का, उसका जो QR कोड आ रहा होगा और उसके नीचे टेलीग्राम का नाम भी आ रहा होगा, आप जाएं उसको फॉलो करें, और उसी के पास में आपको इंस्टाग्राम का भी QR कोड और ID दिख रही होगी, उसको फॉलो करें। उससे क्या होगा, आपको नोट्स PDF प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम से, और इंस्टाग्राम पर कोई भी सूचना होगी जो आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।